हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट 1916 में चैप्टर 2 में जो एक सब चैप्टर है अदर सर्वेंट्स। तो हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इस सब चैप्टर को जब हम देख रहे हैं तो मैं थोड़ा और भी ऊपर पहले दी गई जो सब चैप्टर्स हैं उनको इसके साथ रिलेट कर देता हूँ कि देखिए म्यूनिसिपैलिटी जो है एक एक करके आदमियों से भरी जा रही है। सबसे पहले सब चैप्टर जो आया था वो मेंबर्स के बारे में था। उसके बाद जब आया सब चैप्टर तो आया फिर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ, और जो अब बच गए हैं सारे लोग म्युनिसिपैलिटी में वो क्या अदर सर्वेंट्स के नाम से ये चैप्टर उनके लिए सब चैप्टर बनाया गया। तो ये इस तरीके से म्युनिसिपैलिटी पूरी की पूरी जो है ये बन जाती है, कंपोजिट हो जाती है। और इसी में क्या है ये जो सब चैप्टर है इसका जो हम देखेंगे सेक्शन 66 ऑनवर्ड्स ये जो है सब चैप्टर चलेगा। तो जैसे कि हमने देखा ऊपर सारे दिए गए प्रोविजंस जैसे जैसे वहाँ पे उन प्रोविजंस में दिया गया है सेम इस सब चैप्टर में भी दे रखा है। फॉर एग्जांपल जैसे अपॉइंटमेंट दे रखा है ऊपर भी चैप्टर्स में क्या है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का अपॉइंटमेंट हुआ तो उसका सेक्शन था, ऐसे ही ऑफिशिएटिंग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का ये भी वहाँ पे एक चैप्टर था। अभी इससे आगे हम देखेंगे पनिश डिसमिसल रिमूवल वगैरह, उसके बारे में भी क्या है ऊपर चैप्टर जो था उसमें ये सब चीजें दे रखी थी। उसी के बाद हम ये देखेंगे कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह मंगवाने हैं इन लोगों से, तो उसके बारे में भी ऊपर दी गए चैप्टर्स में प्रोविजंस था जो यहाँ पर भी है। तो कहने का मतलब यही है कि ऊपर वाले प्रोविजंस सिर्फ कुछ चीजें चेंज करके एज इट इज यहाँ पे दिए गए हैं और रिपीटेटिव ही हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेक्शन 66 से। तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट की बात करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी। ये क्या होता है? इस सेक्रेटरी जो होता है ऊपर दिए गए चैप्टर में अगर हम देखेंगे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में वहाँ ये क्या रखा था कि सेक्रेटरी ऑलरेडी है तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ ये कह रखा है कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं है तो एक या एक से ज्यादा सेक्रेटरी अपॉइंट किया जा सकता है। तो अगर हम इन दोनों से इन्फ्लुएंस निकालें तो एक चीज निकलती है कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सेक्रेटरी वर्ड जो है इंटरचेंजेबली इस टर्म को इस जो डेजिग्नेशन को यूज किया गया है। तो यहाँ यही कहा गया कि जो म्यूनिसिपैलिटी है एवरी म्यूनिसिपैलिटी वो क्या एक अपॉइंट कर सकती है सेक्रेटरी अगर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं है उनके पास तो। ठीक है, और ये सेक्रेटरी एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। और ये क्या किस तरीके से अपॉइंट किए जाएंगे, ये स्पेशल रेजोल्यूशन से अपॉइंट किए जाएंगे ऑफ कोर्स। देखिए हम पहले भी देख चुके हैं, थंब रूल है, हम जानते हैं म्यूनिसिपैलिटी में कोई भी काम डेमोक्रेटिक वे से ही होगा, कोई एक आदमी का डिसीजन नहीं चलेगा। तो इसीलिए क्या है वहां हर चीज स्पेशल रेजोल्यूशन से ही होगी। अब देख लेते हैं सब क्लॉज 266 का क्या कहता है। ये कहता है कि जो ये अपॉइंटमेंट किया गया है सेक्रेटरी का इसमें प्रायर अप्रूवल पहले तो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी के प्रायर अप्रूवल के बिना ये अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। अगर मैं कंपेयर करूं इसी से पहले एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के उसमें कि आपको किसकी प्रायर अप्रूवल चाहिए थी, तो वहां पे जो है स्टेट गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल चाहिए थी, और वो जो है आप उस अप्रूवल के बाद ही एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अपॉइंट कर सकते थे। तो यहाँ दोनों में हल्का सा ये वेरिएशन आ जाता है। इसी के बाद सब क्लॉज 2 क्या कहता है, इसके बाद जो है सेम सिंपल चीज कहता है कि सैलरी और कंडीशन ऑफ सर्विस ऐसी होंगी इस सेक्रेटरी की जो अपॉइंट किया गया है म्यूनिसिपैलिटी द्वारा जैसे कि प्रिस्क्राइब करी गई हो। जहां भी प्रिस्क्राइब करी गई हो, चाहे वो रूल्स हो चाहे बाय लॉज हो, तो जहां भी प्रिस्क्राइब करी हुई वो वैसी ही होंगी। इसी के बाद हम सेक्शन 66 ए देख लेते हैं। ये भी बिल्कुल सेम है। ऊपर दिए गए सब चैप्टर में जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ था उसमें भी ये कहा गया था कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अगर जो कुछ समय के लिए लीव पे होता है तो उस सिचुएशन में जो है ऑफिशिएटिंग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आ सकता है। तो सेम यही बात यहाँ पे भी कह रखी है। क्यों? लॉजिक समझ जाएं इसका। लॉजिक यही है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होता है म्यूनिसिपैलिटी में, इसका रहना जरूरी है। ये बहुत दिन तक एब्सेंट नहीं रह सकता क्योंकि सारे काम इसके सिग्नेचर्स पे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होता है। तो इस वजह से यहाँ सेक्शन 66 ये कहता है कि जब एब्सेंस ऑफ लीव, जब ये एब्सेंस ऑफ लीव पे होगा सेक्रेटरी, या क्या इसकी टेम्परेरी वैकेंसी हो गई होगी कोई। ठीक है, तो उस सिचुएशन में जो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं म्यूनिसिपैलिटी के, वो क्या करेंगे, वो एक आदमी को इसकी जगह सेक्रेटरी टेम्परेरी बिठा देंगे। ठीक है, तो ये तो विद इन 2 मंथ्स अगर जो कोई टेम्परेरी वैकेंसी होती है लीव होती है तो उस
उस दौरान बैठा देंगे और काम जो है इससे रुकेगा नहीं, म्युनिसिपैलिटी का काम चलता रहेगा। ठीक है, इसी के आगे जो है ये कहते हैं कि अगर अगर ये आदमी जो है 2 महीने तक तो चलो ये टेम्परेरी अरेंजमेंट कर लिया, लेकिन 2 महीने से ज़्यादा अगर ये आदमी इसी तरीके से कहीं न कहीं एब्सेंट रहता है, तो क्या है ये जो म्युनिसिपैलिटी है वो एक सेक्रेटरी का, नए सेक्रेटरी का जो है आपका अपॉइंटमेंट कर देगी और ये अपॉइंटमेंट जो होगा सेक्शन 66 यानी इससे पहले सेक्शन के तहत होगा। अब एग्ज़ैक्टली इसका लॉजिक पूरे के पूरे सेक्शन का ये है कि भई देखिए इस सेक्रेटरी की वजह से काम नहीं रुक सकते, सेक्रेटरी का होना ज़रूरी है। तो सेक्रेटरी एनी हाउ जो है ठीक है 2 महीने तक के लिए तो टेम्परेरी व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा का होगा तो कहीं न कहीं नया सेक्रेटरी भी अपॉइंट किया जा सकता है। तो यहाँ अपॉइंटिंग पावर म्युनिसिपैलिटी के पास है, टेम्परेरी अपॉइंटमेंट की पावर प्रेज़िडेंट के पास है। तो ये भी ध्यान रखिएगा और जो आपका अल्टीमेट अप्रूवल जो होता है परमानेंट अपॉइंटमेंट में, तो वो किसका 66 में हमने देखा था प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी का होगा। ठीक, सब क्लॉज 3 देख लेते हैं इसी के बाद। तो जो ये आदमी जो ऑफिशिएटिंग सेक्रेटरी अपॉइंट किया है प्रेसिडेंट ने टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए, तो इस आदमी की पावर्स के बारे में बात कर रखी है। तो इस आदमी की पावर्स वही सारी पावर्स होंगी जो सेक्रेटरी के पास होती। ठीक है, तो यहीं पे ये कह रखा है कि शैल परफॉर्म ड्यूटीज कॉन्फर्ड, जो इसके ऊपर दी गई होंगी और जो इसको अलग से भी दी गई होंगी इम्पोज्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर एनैक्टमेंट, वो भी जो है ड्यूटीज सारी की सारी इसकी होंगी और वही पावर्स इसकी होंगी जो इसको दी गई होंगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया। ये भी बिल्कुल सेम पहले वाले प्रोविजंस ऑफिशिएटिंग अगर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उसी की तरह ही है। इसी के बाद सैलरी कंडीशन ऑफ सर्विस ऐसी होंगी जैसे कि प्रिस्क्राइब करी जाएंगी। बिल्कुल ये भी हम सब समझते हैं। तो बेसिकली क्या है, ऑफिशिएटिंग सेक्रेटरी के बारे में सारी जो भी चीज़ें पॉसिबल हम लोग सोच सकते थे वो यहाँ इस सेक्शन में 66A में जो है डाल दी गई हैं और वो हम यहाँ पे समझते हैं। अपॉइंटमेंट 66 में डाला और ऑफिशिएटिंग सेक्रेटरी के बारे में जो भी चीज़ है आपकी उससे रिलेटेड वो हमने इस सेक्शन में देखी। इसी के बाद सेक्शन 67 देख लेते हैं। तो सेक्शन 67 बात करता है कि जो इसका ये जो सेक्रेटरी हमने अपॉइंट किया है, वो जो सर्वेंट है, वो जो इस सब चैप्टर के अंदर सर्वेंट माना गया है म्युनिसिपैलिटी का, इसको जो है डिसमिस, रिमूव और अदरवाइज पनिश भी करा जा सकता है। ठीक है, कैसे किया जाता है और कौन करता है वो यहाँ सारा पूरा का पूरा सेक्शन 67 में दे रखा है। सेक्शन 67 कहता है म्युनिसिपैलिटी इसको जो है स्पेशल रेजोल्यूशन से डिसमिस, रिमूव या पनिश भी कर सकती है और उसके लिए उसको क्या म्युनिसिपैलिटी को 2/3 मेजोरिटी से इस तरीके का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो ये बात जो है सेक्शन 67 कहता है। इसी के बाद जो सेक्रेटरी है उसको एक राइट भी दी गई है, वो है राइट टू अपील। वो जो ये ऑर्डर पास करेगी म्युनिसिपैलिटीज के रिमूवल, डिसमिसल या अदरवाइज पनिशमेंट का, उसकी अपील भी कर सकता है। और किसको करेगा, सच अथॉरिटी को करेगा। सच अथॉरिटी यहाँ पे बताया नहीं गया है, सच अथॉरिटी क्या है, सच अथॉरिटी सिर्फ लिख के यहाँ पे छोड़ दिया गया है। और इसी अगर जो हम ऐसे ही हम बात करें कहीं ना कहीं इससे पहले वाला जो सब चैप्टर था एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वाला, तो उसमें भी अपील जा रही थी। अगर जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को आप रिमूव कर दे रहे थे तो वहां पे भी अपील जा रही थी, लेकिन वहां अपील किसको जा रही थी, वहां स्पेसिफिकली स्टेट गवर्नमेंट को जा रही थी। इफ आई एम राइट, आप चेक कर सकते हैं एक बार कि वहां ये जो अपील थी वो किसी वो स्टेट गवर्नमेंट पे जा रही थी। यहाँ क्या है, यहाँ सच अथॉरिटी पे जा रही है। तो ये दोनों में फर्क है इसमें, इस सब चैप्टर में कि पनिशमेंट होगा तो उसकी अपील यहाँ सच अथॉरिटी पे जाएगी, लेकिन वहां अगर जो अपील करनी होती डिसमिसल या रिमूवल के खिलाफ, तो जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था वो अपील अपनी स्टेट गवर्नमेंट के पास लेके जाता। ठीक है, इसी के अलावा यहाँ ये बता रखा है कि टाइम एंड मैनर ऐसे होंगे जैसे प्रिस्क्राइब की जाएंगे। कहने का मतलब जैसा बताया गया होगा रूल्स या बायलॉज में, इस तरीके से विद इन उतने टाइम ये अपील वह फाइल करनी। ठीक है, इसी के बाद प्रोवाइजो देख लेते हैं। तो प्रोवाइजो में ये क्या रखा है कि सेक्रेटरी को रिमूव जब किया जाएगा तो वहां पे वो फॉलो किया जाएगा प्रोसीजर जो आपका दे रखा है। ठीक है, जो भी उसका प्रोसीजर है, ठीक है, उस प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। देखिए प्रोसीजर और कुछ नहीं होता, जब ऐसे बड़े अफसर को रिमूव किया जाता है तो कैनॉन्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जो होते हैं वो सारे फॉलो करने होते हैं। वही जो होता है ब्रॉड तरीके से प्रोसीजर होता है और कहीं दे रखा होता है, तो वो जो है वहाँ यहाँ फॉलो करना पड़ेगा सेक्रेटरी के
रिमूवल या डिसमिसल या अदरवाइज पनिशमेंट पे। तो हम देखते हैं कि सेक्शन 67 में हमने जो पढ़ा वो इस सेक्रेटरी के रिमूवल के बारे में पढ़ा, उसके सारे इससे रिमूवल डिसमिसल से संबंधित सारी चीज़ें, इवन अपील प्रोसीजर, क्या मेजॉरिटी चाहिए, वो सारी बात हमने इसमें देख ली। इसी के तरीके से ये तो एक सेक्रेटरी आ गया। इसी के अलावा और भी अदर सर्वेंट्स हैं, तो और भी बहुत सारे सर्वेंट्स होंगे। तो और बहुत सारे सर्वेंट्स की बात जो है यहाँ सेक्शन 68 में कर रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम जैसे वो वाला मैंने आपको बताया था ऊपर वाले प्रोविजंस में हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी अपॉइंटमेंट हो रहा है इन लोगों का, और इन लोगों का अपॉइंटमेंट कौन, म्युनिसिपैलिटी ही कर रही है, ठीक है। और ये क्या है, ये स्पेशल रेजोल्यूशन से हो रहा है। और इसमें एक और खास बात है, अगर जो ये स्टेट गवर्नमेंट चाहती है, ठीक है, या प्रायर अप्रूवल नहीं है, या इफ रिक्वायर्ड, तो ऊपर में अगर सेक्रेटरी में देंगे तो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी का आपका प्रायर अप्रूवल चाहिए था, लेकिन यहाँ कोई प्रायर अप्रूवल नहीं है एज सच। तो ये क्या है, ये सिर्फ ये कह रखा है कि आपको रिक्वायर्ड, अगर जो स्टेट गवर्नमेंट कहेगी हाँ रिक्वायरमेंट है इन ऑफिसर्स की, तो अपॉइंटमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। लॉजिक सिंपल सा ये है कि एक्चुअली ये सेम ऑफिसर्स स्टेट गवर्नमेंट के पास भी हो सकते हैं, उनके अपने डिपार्टमेंट्स में हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि दो दो जगह ये आदमी जो है अपॉइंट किए जाए, स्टेट गवर्नमेंट के तहत भी अपॉइंट किए जाए और म्यूनिसिपैलिटी के भी तहत किए जाए। तो स्टेट गवर्नमेंट उस सिचुएशन में मना कर सकती है। तो म्यूनिसिपैलिटी के इतने सारे लोग, चीफ इंजीनियर, ये आपका सिविल इंजीनियर, असिस्टेंट सिविल इंजीनियर वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे यहाँ पे जो हैं वो अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। इसी के तरीके से जो ऊपर हमने देखा था ऑफिशिएटिंग, ऑफिशिएटिंग सेक्रेटरी या ऑफिशिएटिंग, उससे पहले चैप्टर में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो था हमने देखा था, यहाँ पे भी ऑफिशिएटिंग, ये सारे ऑफिसर्स के बारे में बात कर रखी है। यहाँ ये ऑफिसर्स इंपॉर्टेंट हैं, इनके बिना काम चल नहीं सकता है। तो अगर 2 महीने तक की ये लीव या कोई टेम्परेरी वैकेंसी इनके ऑफिस में आ जाती है, तो वही सेम प्रेसिडेंट को पावर होगी कि इनकी पोजीशन पे किसी आदमी को अपॉइंट कर दें। इसी के अलावा ये भी पावर होगी कि अगर 2 महीने से ज़्यादा ये लोग, इनका जो है ये लीव चलती रहती है, तो म्युनिसिपैलिटी को एक अथॉरिटी होगी कि वो अपॉइंटमेंट इन लोगों का फ्रेश अपॉइंटमेंट कर दे इसी 68 सब क्लॉज 1 में, ठीक है। ये जो है ये सेम बिल्कुल ऑफिशिएटिंग पर्सन के बारे में बात कर ली गई है, इन ये जो ऊपर दिए गए सारे अफसर्स हैं इनके डेजिग्नेशन पे। इसी के बाद आपका यहाँ पे ये कह रखा है कि अगर ये पीरियड जो जिसमें ये एब्सेंट हुए थे 2 महीने तक, जिसमें एक ऑफिशिएटिंग पर्सन जो है वो इनकी जगह काम कर रहा था, तो ये क्या है, अब इसमें ये जो पीरियड है इन लोगों का, ये जो है 2 महीने से ज़्यादा निकल गया है। और अब क्या है, और ये 2 महीने ज़्यादा निकल गया है, और उन्होंने ये क्या है, ऐसा उम्मीद नहीं थी कि इतने टाइम तक ये जो है छुट्टी लेंगे। और ये जो है छुट्टी जो है अनफोर्सीन सर्कमस्टांस, ऐसा हो गया कि ये इनमें से कोई आदमी बहुत ज़बरदस्त किसी बीमारी से परेशान है और उसका बहुत लंबा इलाज चल रहा है। तो अब सिचुएशन ये आ गई है कि प्रेसिडेंट ने जो है टेम्परेरी आदमी अपॉइंट कर रखा है। अब सिचुएशन ऐसी है कि वो आदमी बाकी जेन्युइन रीज़न है कि बीमार है, और कोई नया अपॉइंटमेंट भी नहीं हो सकता परमानेंट वाला। तो इस सिचुएशन में जो है ये रास्ता यहाँ पे दिखा रखा है कि प्रेसिडेंट जो है जिस आदमी को अपॉइंट कर रखा है जिस आदमी को अपॉइंट कर रखा था इसकी जगह ऑफिशिएट करने के लिए, उसी का जो है उसी को कंटिन्यू आगे बियॉन्ड 2 मंथ्स भी कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। और ये सब किसके अप्रूवल से होगा, स्टेट गवर्नमेंट का इसमें अप्रूवल चाहिए होगा। तो ये बात जो है यहाँ पे बता रखी है कि जो है इस बियॉन्ड 2 मंथ्स भी अगर अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस की वजह से एब्सेंस जो है वो कंटिन्यू रहती है या वैकेंसी कंटिन्यू रहती है, तो उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट जो है इसी जो आदमी इसने टेम्परेरी अपॉइंट किए था उसी को आगे कंटिन्यू कर देगा। इसी के बाद सब क्लॉज 4 जो है सेम वही ऊपर जैसे दिए गए प्रोविजंस में बात करी गई है, चैप्टर्स में बात करी गई है, वहाँ यही कहता है कि इसके पास जो आदमी जो ऑफिशिएटिंग ये ऑफिसर होगा, ये इसके पास वो सारी पावर्स होंगी जैसे कॉन्फर और इम्पोज करी जाएंगी, और जैसे कि एक्ट में दी गई होंगी या इनएक्टमेंट में किसी और जगह कहीं दे रखी होंगी, तो वो सेम इसकी पावर्स होंगी, ठीक है। इसी के बाद सब क्लॉज 5 देख लेते हैं। सब क्लॉज 5 ये देखता है कि यहाँ पे भी किसकी ज़रूरत है, यहाँ जैसे ऊपर देखा था हमने प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी की ज़रूरत है प्रायर अप्रूवल की, तो यहाँ जो है
कोई भी अपॉइंटमेंट होगा तो यहाँ प्रायर अप्रूवल किसकी चाहिए होगी, स्टेट गवर्नमेंट की चाहिए होगी। तो ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। स्टेट गवर्नमेंट में ये जो है आपका प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा अगर जो इनका अपॉइंटमेंट आपको करना है, ठीक है। तो इसके बाद सब क्लॉज 6 देख लेते हैं। सब क्लॉज 6 क्या कहता है, सैलरी और कंडीशन ऑफ सर्विस वो रहेंगी जैसे कि प्रिस्क्राइब करी जाएंगी कहीं रूल्स या बायलॉज में, ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ऐसा ही प्रोविजन सेम रिपीट ही हो रहा है, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 66 आ जाता है। सेक्शन 66 को देख लेते हैं। ये क्या कहता है, देखिए ये जो है आपका, ये एक ऐसे सरकमस्टांस की, ऐसी परिस्थिति की बात करता है जहाँ पे कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है। तो उस सिचुएशन में ये एक इनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन डाल देता है म्युनिसिपैलिटी के ऊपर कि अगर स्टेट गवर्नमेंट आपसे रिक्वेस्ट करती है, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट करती है कि आप अपने ऑफिसर्स जो हैं या आप अपनी सर्विसेज जो हैं वो जो हैं इसको स्टेट गवर्नमेंट को देंगे इस आपदा से बाहर निकलने में, तो उस सिचुएशन में म्युनिसिपैलिटी जो है मना नहीं करेगी और उसको उसके स्टेट गवर्नमेंट की डायरेक्शंस को कंप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और उन ड्यूटीज को जितनी दी गई हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी व्यक्ति को, वो उतनी जो है पूरी की पूरी आपको उस हिसाब से, जिस हिसाब से उन्होंने सर्विसेज मांगी है और जितनी मांगी है उस हिसाब से उनको वो सर्विसेज देनी पड़ेगी। तो सिंपल सा ये प्रोविजन है कि मैं अब आपको ऊपर से थोड़ा प्रोविजन ही पढ़ के बता देता हूँ कि ऑकरेंस ऑफ फेमिनाइन स्कैरसिटी एपिडेमिक, यानी कोई भी प्राकृतिक आपदा, उस सिचुएशन में या कोई इमरजेंसी की सिचुएशन है तो उस सिचुएशन में म्युनिसिपैलिटी जो है कंप्लाई करेगी, इमीडिएटली कंप्लाई करेगी जो रिक्वेस्ट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है या उसके किसी ऑफिसर द्वारा दी गई है या किसी उसके ऑथराइज जो गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखा है उस ऑफिसर वाला दी गई है। तो ऐसी रिक्वेस्ट को म्युनिसिपैलिटी कंप्लाई करेगी और म्युनिसिपैलिटी जब ऐसे कंप्लाई कर रही होगी तो म्युनिसिपैलिटी जो कंप्लाई करने में अपनी सर्विसेज देगी, जो भी अपने म्युनिसिपल ऑफिसर्स होंगे उसको, जो भी उस पोस्ट को होल्ड कर रहे होंगे जैसे कि मेडिकल, हेल्थ, सैनिटरी, वेटरनरी, इन सब चीज़ों में दे सकती है म्युनिसिपैलिटी अपनी सर्विस। इवन वैद और हकीम जो म्युनिसिपैलिटी में एम्प्लॉयड है उनकी भी सर्विसेज जो है स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर सकती है कि हमको इनकी सर्विस भी चाहिए, ठीक है। और उतनी सर्विस जो है दी जाएगी जितना स्टेट गवर्नमेंट इनसे रिक्वेस्ट करती है उतनी ही दी जाएगी। इसी के बाद हम लोग ये देख लेते हैं सेक्शन 69। ये क्या कहता है, ये कहता है कि ये जो ऊपर वाले ऑफिसर्स हैं जितने भी, जो ये मैंने आपको बताए थे सेक्रेटरी के अलावा, ठीक है, सेक्रेटरी के अलावा सिविल इंजीनियर वगैरह वगैरह ये दे रखे थे, इन सबको अगर जो आपको इन सबको जो है आप जो म्युनिसिपैलिटी है वो क्या कर सकती है, रिमूव कर सकती है, डिसमिस कर सकती है और पनिश, अदरवाइज पनिश कर सकती है, ठीक है, ठीक है। तो ये म्युनिसिपैलिटी के पास एक पावर होगी कि इनको जो है किसी भी 3 तरीके की पनिशमेंट में से एक पनिशमेंट दे सकती है। इसी के बाद क्या है, इन रिस्पेक्ट ऑफ, और इनके जब भी इनके बारे में इनको ये पनिशमेंट तीनों में से कोई सी पनिशमेंट दी जाएगी तो इनको वही जो है आपका प्रोसीजर जो सेक्शन 58 में दे रखा है, कंडीशंस जो दे रखी हैं जैसे कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को रिमूव करते हुए या डिसमिस करते हुए फॉलो करी जाती है, वो सेम जो है यहाँ पे इनके केस में भी फॉलो होंगी। तो मैंने क्या बताया था उसमें सेक्शन 58 में, वो और कुछ नहीं होगा, नेचुरल जस्टिस के कैनॉन से होंगे जो यहाँ पे फॉलो किए जा रहे होंगे, ठीक है। नेचुरल जस्टिस के कैनॉन्स क्या होते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि आपको अपॉर्चुनिटी सुनने की दी जाती है, आपको अपने को रिप्रेजेंट करने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है, तो इस तरीके के ये नेचुरल जस्टिस के कैनॉन्स कहलाए जाते हैं, ठीक है। तो 66 में हमने देख लिया कि क्या जो एक तो ये जो है पावर देख ली म्युनिसिपैलिटी की कि ऑफ इन सबको पनिश कर सकती है, और हमने ये भी देख लिया कि जो इनकी जो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा वो सेम वो वाला प्रोसीजर होगा जब रिमूव किया जाएगा, डिसमिस किया जाएगा, अदरवाइज पनिश किया जाएगा जैसे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के केस में किया जाता है। ऐसे ही सेक्शन 69 देख लेते हैं। सेक्शन 69 जो है ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इसको। ये क्या कहता है, यहाँ एक प्रेसिडेंट की पावर दे रखी है, देखिए प्रेसिडेंट की पावर, एक लिमिटेड पावर है प्रेसिडेंट की जो यहाँ दे रखी है। यहाँ 2-3 लेवल पे काम होगा, आपको तीनों लेवल समझने होंगे तभी ये पूरा का पूरा आंसर आपका कंप्लीट होता है। सबसे पहला लेवल होता है फ्रेम करना चार्ज का,
और जब तक फ्रेम किया उसके बाद सस्पेंड करने का, ठीक है। तो सस्पेंशन की पावर और चार्ज फ्रेम करने की पावर, ये जो है, ये दोनों पावर जो होती हैं ये प्रेसिडेंट के पास होती हैं। अब ये किसका सस्पेंशन और किसका फ्रेम चार्ज कर रहा है ये भी देख लेते हैं कि ये प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या सेक्रेटरी या अदर ऑफिसर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, इन तीनों के खिलाफ अगर उसको ग्राउंड मिलता है, कोई ऐसा रीजन टू बिलीव है, कोई उसको ऐसा विश्वास होता है, कोई ऐसा प्राइम ऑफिसिया एविडेंस देख के विश्वास होता है कि इन तीनों आदमी जो ये तीन दे रखे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सेक्रेटरी, अदर ऑफिसर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, इन लोगों ने करप्शन किया है या दे परसिस्टेंटली फेल्ड, जो जानबूझकर फेल हुए हैं अपनी ड्यूटीज को करने में, या क्या अदरवाइज गिल्टी है मिसकंडक्ट के। तो इस सिचुएशन में जब ये ग्राउंड्स उसको मिलते हैं और रीजनेबली वो रीजन टू बिलीव है उसके पास, तो उस सिचुएशन में इनके ऊपर फ्रेम कर दिए जाएंगे चार्ज। और फ्रेम करने के बाद चार्ज जो है रीजंस टू बी रिकॉर्डेड, रीजंस रिकॉर्ड करके ये जो प्रेसिडेंट है ये इनको सस्पेंड भी कर सकता है। और ये सस्पेंशन कब तक रहेगा? जब तक कि इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती या जब तक कि फाइनल ऑर्डर पास नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये जो पावर दी गई है ये प्रेसिडेंट के हाथ में दी गई है कि फ्रेम कर सकता है और सस्पेंड कर सकता है, ठीक है। इसी के बाद जो फाइनल ऑर्डर एक्चुअली पास होगा, सस्पेंशन तक तो इसने ठीक है करके दे दिया इनको, ये जो फाइनल ऑर्डर पास होगा ये कौन करेगा? ये प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी ऑफ म्युनिसिपैलिटी करेगी। तो ये जो है आपका इनको जो इन 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 चार्जेस को लगाया है इनके ऊपर डिसाइड करने की पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास नहीं है। फाइनल ऑर्डर करने की पावर जो है म्युनिसिपल अथॉरिटी या प्रेसिडेंट म्युनिसिपैलिटी या प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के पास है। तो ये पूरा का पूरा सब सेक्शन 1 कहता है। सब सेक्शन 2 जो है उसको भी देख लेते हैं। जैसे ही ये वाली कार्रवाई करी जाती है, यानी ये वाला जो फ्रेम चार्जेस वगैरह, ये इंक्वायरी स्टार्ट कर देता है प्रेसिडेंट इन लोगों के खिलाफ, तो विद इन अ वीक क्या करना पड़ेगा? ये एक सेफ गार्ड दे रखा है कि विद इन अ वीक इसको ये सारी चीजें इन्फॉर्म करनी होगी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को, ठीक है। प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को इन्फॉर्म तो करेगा ही, साथ में जो भी पूरा रिकॉर्ड है, पूरी फाइल जो इसने तैयार करी है, जो भी एविडेंस वगैरह है, जो भी चार्ज इसके ऊपर लगाया है, यानी चार्जेस और मटेरियल फॉर्मिंग द बेसिस, ये दोनों चीजें जो है ये भी प्रेसिडेंट किसको फॉरवर्ड करेगा, भेजेगा? प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को, ठीक है। तो ये प्रोसीजर इन्होंने बता रखा है। अब ये जो इसने ऑर्डर पास किया है सस्पेंशन का प्रेसिडेंट ने, इस सस्पेंशन के ऑर्डर के खिलाफ जो है ये लोग जिन जो ये तीनों लोग थे, कौन? आपका एक तो सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर अदर ऑफिसर जो थे म्यूनिसिपैलिटी के, ये इसके अगेंस्ट, सस्पेंशन के अगेंस्ट जो है ये प्रिस्क्राइब अथॉरिटी के पास जा सकते हैं और वहाँ इन अपनी बात को सुनवाई करवा सकते हैं। तो उस समय जो जब सुनवाई होगी तो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को क्या पावर होगी कि ये जो सस्पेंशन का ऑर्डर प्रेसिडेंट ने पास किया इसको रिवोक कर सके या मॉडिफाई कर सके। ये वाली पावर जो है ये रिवोकेशन और मॉडिफिकेशन की प्रिस्क्राइब अथॉरिटी के पास है, ना कि प्रेसिडेंट के पास। इसी के बाद ये पूरी की पूरी इंक्वायरी जो है इसका प्रोसीजर बता रखा है कि ये इंक्वायरी ऐसे कैरी करी जाएगी जैसे कि रूल्स में दे रखा होगा। तो रूल्स में क्या दे रखा? ऑफ कोर्स वहां पे नेचुरल जस्टिस की ही बात कर रखी होंगी और कुछ अलग बात नहीं कर रखी होगी, ठीक है। अब इसी के बाद सेक्शन ये जो सेक्शन है हमारा इसकी सब क्लॉज 4 क्या कह रखा है उसको देख लेते हैं कि जब ये इंक्वायरी पूरी हो जाती है तो जो प्रेसिडेंट है वो इंक्वायरी, कहने का मतलब चार्ज फ्रेम कर दिए, मटेरियल सारा इकट्ठा कर लिया, एविडेंस इकट्ठा कर लिया प्रेसिडेंट ने। अब ये प्रेसिडेंट जो है अपनी रिकमेंडेशन, मतलब भाई इंक्वायरी कर रहा है ये, तो अपनी रिकमेंडेशन जो है ये एक फाइल पे नोट करके उसमें प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को या म्यूनिसिपैलिटी को भेज देगा कि साहब ये मैंने पाया है, ये जो चार्ज लगे थे करप्शन का या ड्यूटीज का परसिस्टेंट फेलियर था या फिर आपका जो था मिसकंडक्ट था, इन पे मेरी रिकमेंडेशन, मेरा मेरा मत ये है कि मैं ये कहता हूँ कि ये आदमी फिट नहीं है, इनको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। बाकी फाइनल डिसीजन आप करें। तो फाइनल डिसीजन जो कौन करता है? ये प्रिस्क्राइब अथॉरिटी ही करती है या म्यूनिसिपैलिटी करती है। तो जब ये प्रेसिडेंट ये सब चीज सारा पूरा का पूरा फाइल बना के इनके पास भेज देता है तो क्या करेंगे? द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी एंड म्यूनिसिपैलिटी शैल देयर अपॉन प्रोसीड टू कंसिडर द रिपोर्ट। वो बढ़ेंगे आगे और रिपोर्ट को कंसिडर करेंगे कि ये जो रिकमेंडेशंस दी हैं इनमें कितना दम है, चलिए चेक करते हैं। और ये चेक करने के बाद जो है उसमें ये भी कर सकते हैं, फर्दर इंक्वायरी भी करवा सकते हैं
वो सेटिस्फाइड नहीं है कि जो प्रेसिडेंट ने इंक्वायरी कर दी है उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो फर्दर इंक्वायरी भी करा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब जैसा भी उनको अगर फिट लगता है, चाहे तो डिसमिस करें, चाहे रिमूव करें, या अदरवाइज पनिश करें, कुछ भी कर सकते हैं या एक्सोनरेट करें। ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर के बारे में डिसीजन ले सकते हैं। तो डिसीजन क्या हो सकता है, ये डिसमिस कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज पनिश या एक्सोनरेट भी कर सकते हैं। ये पावर जो है ये आपके पास प्रिस्क्राइब अथॉरिटी और म्यूनिसिपैलिटी के पास होंगी, जो फाइनल डिसीजन देते हुए ये इस्तेमाल कर सकती हैं। इसी के बाद ये प्रोवाइजो दे रखा है। देखिए ऊपर प्रिस्क्राइब अथॉरिटी तो एक इंडिविजुअल है, वो तो खुद ही डिसाइड करेगा, उसे कोई ज़रूरत नहीं है किसी स्पेशल रेजोल्यूशन की। लेकिन म्यूनिसिपैलिटी क्या है, ये एक बॉडी है, ये एक इंस्टीट्यूशन है, ये खुद को तो कोई काम करता नहीं है, ये तो सारा एक समूह होता है जो सारे आपस में स्पेशल रेजोल्यूशन करते हैं, लेते हैं और उसके बाद काम करते हैं। तो म्यूनिसिपैलिटी जो है इस केस में अगर जो कोई ये जो जब फाइनल डिसाइड करने की बात आएगी, तो ये जो है स्पेशल रेजोल्यूशन के माध्यम से कोई भी डिसीजन लेगी, और उस स्पेशल रेजोल्यूशन में वो स्पेशल रेजोल्यूशन 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, तभी कोई डिसीजन इन लोगों के खिलाफ किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, ये बात यहाँ पे करी गई। इसी के बाद सब क्लॉज 5 जो है वो बात करता है अपील की, कि अपील जो है इन आदमियों की, ये जो आदमी इनके खिलाफ जो ऑर्डर पास किया है प्रिस्क्राइब अथॉरिटी या म्यूनिसिपैलिटी ने, इसके जो अपील होगी वो क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी। ये इम्पोर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट से इम्पोर्टेंट रहेगा कि इसकी अपील जो होगी वो स्टेट गवर्नमेंट को करी जाएगी, और उसका टाइम और मैनर ऐसा होगा जैसा प्रिस्क्राइब किया गया होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि टाइम और मैनर वो वैसा होगा जैसा प्रिस्क्राइब किया होगा, लेकिन अपील जो अपील होगी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी और म्यूनिसिपैलिटी के ऑर्डर के खिलाफ, वो स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ करी जा सकती है। तो ये पूरा का पूरा जो सेक्शन आपका 60, ये जो 69 है हमने जो पढ़ा है 69, ये जो है पूरा का पूरा आपका किसके बारे में बात करता है, ये पनिशमेंट और डिसमिसल के बारे में बात करता है। और 69 ए जो है ये पूरा पनिशमेंट और डिसमिसल के बारे में बात करता है। ये जो ऑफिसर्स हैं, इन लोगों के 3 ऑफिसर्स, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सेक्रेटरी और आपके अदर ऑफिसर्स के बारे में, और पूरा का पूरा प्रोसीजर यहाँ पे दे रखा है। चाहे वो इंक्वायरी स्टार्ट करने में चार्ज से लेकर सस्पेंशन तक की बात हो, और इवन रिकमेंडेशन की बात हो जो प्रेसिडेंट करता है, उसके बाद जो है डिसीजन जो होता है उसके बारे में वो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी और म्यूनिसिपैलिटी करती है, और उसके बाद जो अपील होती है वो कौन, स्टेट गवर्नमेंट सुनती है। तो ये 3 स्टेजेस में इस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसीजर चलता है। पनिशमेंट और आपका जो क्या है डिसमिसल और रिमूवल का जो जो तीनों है इनका, ये इंपॉर्टेंट है मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। इसी के बाद जो है 69 बी जो है वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ सर्विसेज की बात करता है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ सर्विसेज का मतलब, कहने का मतलब सिंपल सा, आप अगर जो मैं वन वर्ड में आपको कहूँ तो ये स्टेट गवर्नमेंट अगर जो इसको लगता है, स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल्स, ठीक है, क्रिएट मोर सर्विस, एक तो सर्विसेज बना सकती है, क्रिएट कर सकती है नई सर्विसेज जो कॉमन होगी सभी के लिए। कहने का मतलब ये है कि ये स्टेट गवर्नमेंट क्या है, ये एक तरीके से जो क्रिटिसिज्म भी होता है म्यूनिसिपैलिटीज में वर्किंग के लिए, म्यूनिसिपैलिटी वर्किंग में क्रिटिसिज्म होता है, ये कहा जाता है कि जो ये इनका स्टाफ है वो उस अपने स्टाफ के लिए स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड होते हैं। तो ये क्या एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट टाइप नहीं हो पाते, चल पाते, ये अपने स्टाफ के लिए किस पे, स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड हो जाते हैं कई बार, बहुत सारी सिचुएशंस में। तो ये बिल्कुल ये प्रोविजन उसको प्रूव करता है कि देखिए कैसे स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, कि स्टेट गवर्नमेंट ने इनके लिए क्या वन और मोर सर्विसेज जो हैं क्रिएट कर दी, और कॉमन टू ऑल, इन सभी के लिए कॉमन होंगी सर्विसेज, मतलब डेजिग्नेशन सभी की सेम होंगी, उन सर्विसेज का नाम जो होगा वो सेम होगा। क्यों सेम होगा, जिससे कि जब आप पोस्ट निकालते हो, किसी एडवर्टाइजमेंट का निकालते हो, तो वो एक एक जो पोस्ट होती है उसी से सबको आइडिया हो जाए कि इसमें कॉमन क्वालिफिकेशंस हैं, और ये सारे क्या म्यूनिसिपैलिटी में ही इन लोगों का कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट होना है। तो ये क्या है, ये स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपनी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी होगी, जिसको हम सबसे आखिर में देखेंगे या प्रोविजन में देखने को मिलेगी। उसके तहत यानी उसके द्वारा एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी जिसको पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है, उनके द्वारा इन लोगों को जो कॉमन सर्विसेज क्रिएट करी गई हैं उनका अपॉइंटमेंट उसके थ्रू करवा दिया जाएगा।
तो यहाँ क्या एक इन्फ्रेंस से हम देखते हैं, निकल जाती है बात कि म्युनिसिपैलिटी के हाथ में से जो अपॉइंटमेंट की पावर है वो ये लोग छीन रहे हैं, कौन स्टेट गवर्नमेंट छीन रही है, और वो क्या अपनी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी यानी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू इन लोगों को भर रही है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे कह रखी है। इसी के बाद एक्सप्लेनेशन कह रखा है। एक्सप्लेनेशन देखिए, ये एक्सप्लेनेशन किनके, गढ़वाल और कुमायूं जो डिविजन्स हैं उनके बारे में कह रखा है कि वहां पे भी ये सेम चीज जो है आपकी अप्लाई करी जा सकती है, और ये जो सर्विसेज कॉमन टू ऑल क्रिएट करी गई हैं ये वहां तक भी एक्सटेंड, गढ़वाल और कुमायूं डिवीजन तक भी एक्सटेंड हो सकती है। देखिए, अब ये पहले तो ये एक्चुअली उत्तराखंड हमारे साथ हुआ करता था, अब उत्तराखंड जो है एक अलग स्टेट बन गया है और उसकी जो अलग म्युनिसिपैलिटी एक्ट है उसकी अलग है। तो जो गढ़वाल और कुमायूं रीजन है वो उत्तराखंड में ही आता है। तो ये हमारे लिए जो है आज के टाइम में रिडंडेंट प्रोविजन हो गया, इसका हम लोग इतना इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन लिखा है तो हम लोगों ने पढ़ लिया। इसी के बाद ये कहा जाता है कि देखिए, जो सर्वेंट्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं म्युनिसिपैलिटी में और म्युनिसिपैलिटी ने अपॉइंट कर रखे हैं, ठीक है, अब ये जो है ये यहाँ काम कर रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या क्रिएशन कर दी है पोस्ट की। अब स्टेट गवर्नमेंट तो कहती है कि भाई जो मैं ये अपॉइंटमेंट वगैरह करूंगी, ये जो है मैं तो स्टेट सिलेक्शन, स्टेट जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके माध्यम से करूंगी, मैं आपका अपॉइंटमेंट किया हुआ नहीं मानूंगी। तो ये जो है इस तरीके का विरोधाभास जब होगा तो यहाँ ये सब क्लॉज 2 यही कहता है कि जो ऑफिसर्स यहाँ पे टेम्परेरी इन्होंने अपने पास रखे हुए थे म्युनिसिपैलिटी में, उनको भी एब्जॉर्ब किया जा सकता है, उनको भी क्या है, उनको भी परमानेंट किया जा सकता है और उन्हीं की सर्विसेज जो है ली जा सकती हैं। ठीक है, तो जब ये इस तरीके से इनकी सर्विसेज ली जाएंगी तो जो आपके जो जो जब इन लोगों को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा तो जो पोस्ट होगी, जो दूसरी पोस्ट होगी जिसका कोई भरना होगा वो क्या है, खत्म हो जाएगी, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अब इन्हीं लोगों को क्या है, जो टेम्परेरी वहां काम करते इन्हीं को परमानेंट कर दिया गया है। ठीक है, इसी के बाद प्रोवाइजो देख लेते हैं। प्रोवाइजो क्या कहता है? प्रोवाइजो ये कहता है कि ये जो ये जो एब्जॉर्प्शन किया है, ठीक है, ये एब्जॉर्ब जो इन लोगों को किया है, इस एब्जॉर्प्शन से ये मतलब नहीं है। देखिए क्या हुआ है, एब्जॉर्प्शन करने के बाद कुछ आदमी जो थे, टेम्परेरी आदमी जो थे, उनको जो है एब्जॉर्ब कर लिया गया है, मतलब उनको सूटेबल फाउंड करते हुए बजाय स्टेट सिलेक्शन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से आते हुए उन्हीं को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो उस सिचुएशन में जो एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये आदमी कुछ निकाल भी दिए गए हैं, तो जो निकाल दिए गए हैं या जो एब्जॉर्ब कर दिए गए हैं उन आदमियों पे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स जो है वो बदस्तूर चलती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि उनको निकाल दिया है या वो नई पोस्ट पे आ गए हैं तो उनके ऊपर वो कार्रवाई बंद कर दी जाएगी, वो जो है उनके ऊपर चलती रहेगी। ठीक है, यही इसका प्रोवाइजो कहता है। सब क्लॉज 3 देख लेते हैं, जो मैं आपको इतनी देर से कह रहा हूँ कि जो ये अपॉइंटमेंट्स होते हैं, इन अपॉइंटमेंट्स को करने में जो ये नई क्रिएट करी गई है पोस्ट स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, तो इन पोस्ट में अपॉइंटमेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की इसकी कंसल्टेशन कर सकती है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से। तो स्टेट जो है वो एक स्पेशलाइज एजेंसी यानी पब्लिक सर्विस कमीशन, जहाँ से सारे सिलेक्शंस होते हैं, नौकरियां मिलती हैं, उससे कंसल्टेशन करके इन लोगों के पद को भर सकती है। तो अभी ये देखेंगे, यहाँ तो कंसल्टेशन करने की पावर दे रखी है। आगे देखेंगे कि जब एब्जॉर्प्शन होगा कहीं ना कहीं, जब कुछ वहां के लोग टेम्परेरी जो काम कर रहे होंगे उनको जब अपॉइंट करना होगा, परमानेंट करना होगा, तो इवन क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट है विदाउट कंसल्टेशन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के भी उन लोगों को सीधे के सीधे एब्जॉर्व कर लेगी और उनको रेगुलर कर देगी और एडहॉक अपॉइंटमेंट्स को क्या है, आपको रेगुलर अपॉइंटमेंट्स में कन्वर्ट कर देगी। लेकिन क्या, अब इस सिचुएशन में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं होगी। तो कर भी सकती है, अगर जो कोई बंदा आपको वहां पे बकायदा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू अपॉइंट करना है तो कंसल्ट करेगी, लेकिन किसी एडहॉक आदमी या किसी टेम्पररी आदमी को ही वहां पे जो काम कर रहा था म्युनिसिपैलिटी में उसी को परमानेंट करना है तो खुद कर लेगी, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो है आप पूरा का पूरा ये जो सेक्शन है इससे एक इन्फरेंस निकलती है कि जो क्रिटिसिज्म होता है कि म्युनिसिपैलिटी के पास अपना स्टाफ नहीं होता है, तो ये यहाँ पे काफी हद तक बात सही निकल जाती है। इसी के बाद हम एक और देख लेते हैं सेक्शन 70 क्या है कि ये जो
ये जो पावर टू अपॉइंट एंड फिक्स सैलरीज ऑफ टेम्परेरी सर्वेंट्स, तो टेम्परेरी सर्वेंट्स जो हैं ये जो जो टेम्परेरी सर्वेंट जो म्यूनिसिपैलिटी ने अभी हायर किए थे, मैं आपको बता रहा था कि जो है टेम्परेरी सर्वेंट्स जो हैं ये हायर किए जा सकते हैं। तो ये किसको अपॉइंट करने की पावर होती है? ये प्रेसिडेंट को होती है। तो इसी के बाद क्या है, इनकी सैलरी फिक्स करने की पावर किसको होती है? ये भी प्रेसिडेंट को होती है। तो ये टेम्परेरी सर्वेंट्स के केस में जो चाहे अपॉइंटमेंट हो चाहे सैलरीज के बारे में हो, वो सारा वेस्ट होता है। पावर जो होती है वो किसके नीत होती है? किसमें? प्रेसिडेंट में नीत होती है। लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं जो जो जिनके सब्जेक्ट टू ये काम किया जाता है, तो वो कंडीशंस देख लेते हैं। जो प्रेसिडेंट है ये अपॉइंटमेंट जो करेगा या ये जो आपकी सैलरीज वैलीज फिक्स करेगा, ये क्या है, एक तो आपका जनरल और स्पेशल डायरेक्शंस जो स्टेट गवर्नमेंट इशू करता है, तो उसको कॉन्ट्रावेंशन, उसको उसके अगेंस्ट नहीं करेगा। तो भले ही प्रेसिडेंट एक तरीके से इंडिपेंडेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का हेड है, लेकिन फिर भी कंट्रोल आप देखेंगे किसके कंट्रोल में है, किसके कंट्रोल में काम करेगा? ये स्टेट गवर्नमेंट में। आप देख रहे होंगे बार बार कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल इनके ऊपर नजर आ रहा है। तो ये एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट नहीं कहते हैं, नहीं होती है। जो एक और क्रिटिसिज्म है कि प्योर इंडिपेंडेंट नहीं होती है गवर्नमेंट, इसके ऊपर क्या स्टेट गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं काफी हद तक कंट्रोल रहता है। ठीक है, तो यहाँ ये क्या रखा है कि प्रेसिडेंट अगर कोई किसी को अपॉइंट करेगा या उसकी सैलरी को डिसाइड करेगा, हाँ उसके हाथ में एक जनरल रूल है कि हाँ उसके हाथ में पावर होगी, लेकिन वो क्या इस पावर को इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करेगा कि स्टेट गवर्नमेंट के किसी डायरेक्शन को कॉन्ट्रोवी किसी को तोड़े। ठीक, तो ये सब क्लॉज 1 कहता है इसका ए का। सब क्लॉज 2 जो है इसी के बाद क्या कहता है कि एन ऑर्डर ऑफ द म्युनिसिपैलिटी प्रोहिबिटिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ टेम्परेरी सर्वेंट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर वर्क। तो प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट जो है ये भी नहीं कहेगा कि जो है आप वो किसी को प्रोहिबिट करेगा काम के लिए। ठीक है, ऑर्डर द म्युनिसिपैलिटी, ऑर्डर ऑफ द म्युनिसिपैलिटी, और म्युनिसिपैलिटी के ऑर्डर को किसी को प्रोहिबिट कर रखा है एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए, तो उसको भी कॉन्ट्रोविन नहीं करेगा। कौन? ये जो प्रेसिडेंट है। आप थोड़ा सा फिर इसको समझने की कोशिश करिए कि जो ये आपका प्रेसिडेंट है, म्युनिसिपैलिटी ने कोई इस तरीके से कह रखा है कि देखिए ये आदमी जो है इसकी क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियर की क्या इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, आप एक मिनिमम क्वालिफिकेशन किसी सिविल इंजीनियर के लिए रख दें। प्रेसिडेंट जो है वो कहता है नहीं, मैं तो एक सिंपल जो आपने बीए कर रखा है जिस आदमी में, तो उसको रखूंगा। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, म्युनिसिपैलिटी ने एक बेसिक स्टैंडर्ड रखा हुआ है सिविल इंजीनियर के लिए, जो उसको क्वालिफाई करना है, जो क्वालिफाई करके ही वो उसको रखा जा सकता है टेम्परेरी सर्वेंट। तो उसको क्या है, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से हटा नहीं सकता। तो उसको प्रेसिडेंट को क्या, अब नट शेल में अगर जो हम इसको समझेंगे, तो ना तो प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ कॉन्ट्रावेंशन, उसके उसके अगेंस्ट कुछ जो है अपॉइंटमेंट या सैलरी फिक्स कर सकता, ना म्युनिसिपैलिटी के अगेंस्ट जो भी उसने कुछ अपनी जो भी कुछ कह रखा है उसके खिलाफ कोई अपॉइंटमेंट या सैलरीज नहीं फिक्स कर सकता। तो ये जो है दोनों नटशेल में इन दोनों के सब क्लॉज 1 और 2 के मीनिंग है। सब क्लॉज बी देख लेते हैं क्या कहता है। जो ये अपॉइंटमेंट ये जो कर रहा है, ये प्रेसिडेंट जो कर रहा है, जो भी ये प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करेगा, इसको रिपोर्ट, तो रिपोर्ट क्या, इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट मीटिंग में। ठीक है, जो भी नेक्स्ट मीटिंग हुई, जब अपॉइंटमेंट किया उससे नेक्स्ट जो भी म्यूनिसिपैलिटी की मीटिंग हो, उसमें ये सारी चीजें बात वहां पे टेबल पे रखनी पड़ेगी। सब लोगों को बताना पड़ेगा कि मैंने ऐसे ऐसे ये अपॉइंटमेंट कर लिया है। तो ये जो है ये कुछ चीज़ें जो हैं हम लोगों ने आज डिस्कस करी है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टाइम हम 71 ऑनवर्ड्स को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।